एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। गाइस, हमने उत्तराखंड बोर्ड के साइंस के पेपर सॉल्व किए हैं। 10th क्लास के प्रीवियस ईयर वाले को सॉल्व किए हैं पेपर्स, जिसमें हमने 2020 से लेकर 2015 तक के पेपर सॉल्व किए हैं। और आज आपका पेपर था साइंस का। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। मैंने खुद एस्टिमेट किया है कि 80 मार्क्स का पेपर था और उसमें से 58 मार्क्स का पेपर बिल्कुल क्लियर था जो प्रीवियस ईयर से आ रखा था। तो इसलिए आपके लिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसी में अब मैं आपको सोशल साइंस के सॉल्व कराऊंगी। और मैंने सोशल साइंस के जो पेपर्स देखे हैं सारे, उसमें मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं। ये जो मैं आज लेके आई हूँ आपके सामने पेपर, ये 2020 का पेपर है और इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पहले ना आ रखा हो। पिछले 5 से 6 साल में हर एक क्वेश्चन आ रखा है पहले। तो इसलिए अगर आप लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इस वाली वीडियो में हम पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2020 के पेपर के, और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप ध्यान से देखो बस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस? तो टेरेस कल्टीवेशन जो होता है वो हिल एरिया में की जाती है सीढ़ीदार खेती। तो आप इनमें से देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पंजाब, हरियाणा, प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इनमें से कौन सा स्टेट है जो हिल स्टेट है, हिल एरिया किस में है? पंजाब हरियाणा में है। उत्तर प्रदेश में तो क्लियर दे रखा प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, तो मैदानी एरिया में नहीं होती टेरेस कल्टीवेशन, ये होती है हिल एरिया में। और उत्तराखंड एक हिल एरिया है तो उत्तराखंड में टेरेस फार्मिंग होती है। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेज लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल? तो जो लाइमस्टोन है, चूना पत्थर है, किस में यूज़ होता है? सीमेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है लाइमस्टोन को, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। तो जो सीमेंट इंडस्ट्री होगी, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल। तो सीमेंट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर, इनमें से कौन सी एक रेशेदार फसल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइबर क्रॉप? एक ऑप्शन दे रखा है, इसमें 4 ऑप्शन है, व्हीट है, कॉटन है, ज्वार है और तिल है। इनमें से कौन सी फाइबर क्रॉप है? फाइबर क्रॉप वो होती है जिससे हमें फाइबर मिलते हैं, रेशे मिलते हैं, फिर उनको हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यानी कि जो कपड़ा उद्योग होता है उसमें यूज़ करते हैं। तो इनमें से कौन सा यूज़ होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़ा उद्योग में? कॉटन है ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कॉटन यानी कि कपास। ये एक फाइबर क्रॉप है। फोर्थ क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट सरदार सरोवर डैम इज सिचुएटेड? गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब। तो जो सरदार सरोवर बांध है ये नर्मदा रिवर पे बना है, नर्मदा नदी पे बना है और ये गुजरात स्टेट में स्थित है, गुजरात में है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, जापान की प्राचीनतम मुद्रित पुस्तक कौन सी है? विच वन इज द ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक ऑफ जापान? तो जापान की जो सबसे पुरानी छपी हुई पुस्तक है उसका नाम है डायमंड सूत्र। यहाँ पे आपको नाम याद रखना है बुक का। जापान की सबसे पुरानी कब छपी थी? ये 868 ईस्वी में, 868 ईडी में छपी पुस्तक थी। इसका नाम है डायमंड सूत्र। द ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंटेड इन AD 868 इज द डायमंड सूत्र। सिक्स्थ क्वेश्चन है, शहरीकरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय अर्बनाइजेशन? ये सबको पता है शहरीकरण क्या है, शहरों का विकास होना, धीरे धीरे रूरल एरिया का, ग्रामीण क्षेत्र का शहरी क्षेत्र में बदलना, उसी को शहरीकरण कहते हैं, अर्बनाइजेशन। तो ग्रामीण क्षेत्रों के शहरी क्षेत्रों में विकसित होने की प्रक्रिया को शहरीकरण कहते हैं। अर्बनाइजेशन में एस भी आता है, एस लिखो या जेड लिखो, दोनों तरीके से अर्बनाइजेशन ही पढ़ा जाएगा। अर्बनाइजेशन रेफर्स टू द पॉपुलेशन शिफ्ट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। जब रूरल एरिया अर्बन एरिया में चेंज होने लगते हैं, शिफ्ट होने लगते हैं, रूरल पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन में शिफ्ट होने लगती है, इसी को बोलते हैं अर्बनाइजेशन। देखो, आप सोशल साइंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको बिल्कुल भी रटना मत, बस समझना। अगर रटोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी याद करने में भी, क्योंकि बहुत लंबे होते हैं, और फिर लिखने में भी प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो इसलिए देखो, कुछ चीज़ें तो याद करने की होती हैं। जैसे ये पूछ रखा कि जापान की बुक कौन सी है ओल्डेस्ट प्रिंटेड, इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा। या ये डैम किस रिवर पे सिचुएटेड है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको समझना है कि हाँ ऐसे ऐसे है, और आप फिर उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो।
7वां क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है, जिससे आपको पता है कि हमारे देश में जब कोई 18 साल का हो जाता है उसके बाद वो वोट दे सकता है, चाहे वो गर्ल हो, मेल हो या फीमेल हो, और किसी भी रिलीजन का हो, कास्ट का हो, किसी भी स्टेट का हो, अमीर हो या गरीब हो, एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, कोई भी जो 18 ईयर्स से अबव है उसको वोट डालने का राइट है, वोट डालने का अधिकार है। इसी को बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क अधिकार। ठीक है, 18 साल से ऊपर का कोई भी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बिना किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, शिक्षा अथवा वर्ग के भेदभाव के सभी वयस्क नागरिकों, वयस्क नागरिक का मतलब 18 वर्ष से ज़्यादा के जो होते हैं, उनको मतदान का अधिकार प्रदान करने की स्थिति को कहते हैं। द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी रेफर्स दैट ऑल सिटीजन्स हु आर 18 years and above, irrespective of their caste or education, religion, color, race and economic condition, have right to vote। इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, आपको समझ आया होगा, ये आपको कॉमन जनरल सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि 18 साल से ऊपर का कोई भी, और आपको पता होगा कि वोट कोई भी डाल सकता है। आपने देखा होगा, ऐसा नहीं है कि जो अमीर लोग हैं वो ही डाल सकते हैं या पढ़े लिखे डाल सकते हैं, है ना। 8वां क्वेश्चन है, HDI का पूरा नाम लिखिए, राइट द फुल फॉर्म ऑफ HDI। तो HDI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ये एक ऐसा इंडेक्स होता है जो अलग अलग कंट्रीज़ को रैंक जारी करता है, एजुकेशन के उसमें, इकोनॉमिक स्टेटस में, इन सब में अलग अलग कंट्रीज़ को अलग अलग रैंक देता है उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे। तो यहाँ पे फुल फॉर्म है HDI का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। 9वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर नाभिकीय आपदा प्रबंधन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी होता है? विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर डिजास्टर मैनेजमेंट ऑन नेशनल लेवल। अगर कोई न्यूक्लियर डिजास्टर हो जाए, नाभिकीय आपदा आ जाए, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह इस तरीके से ये सब हो जाए, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा नेशनल लेवल पे गृह मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर डिजास्टर मैनेजमेंट और नेशनल लेवल। जो होम मिनिस्ट्री है यानी कि गृह मंत्रालय है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है नाभिकीय आपदा के लिए। 10वां क्वेश्चन है, एनसीसी का पूर्ण रूप लिखिए, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी। एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर। हिंदी में भी यही होगा और इंग्लिश में भी यही होगा। और एनसीसी तो बहुत सारे स्कूल्स में होती है। आप 10th क्लास के बच्चे हो तो हो सकता है कि आपके खुद के पास भी एनसीसी हो स्कूल में, है ना। तो एनसीसी का फुल फॉर्म तो सबको पता ही होगा। और ये 2019 में भी आ रखा है क्वेश्चन एनसीसी का। और एक बार ये आ रखा है ये कि एनसीसी के उद्देश्य क्या है, पर्पस पूछ रखा है एनसीसी का। तो ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता सोशल साइंस का, बस आपको चीज़ों को समझना होता है अच्छे से। इस वाली वीडियो में हमें 10 क्वेश्चन ही करने थे। समझ आए होंगे आपको, आई होप कि अच्छे से समझ आए हों। मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।